हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। पिछले वाला वीडियो अगर आपने देख चुका है तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो मैंने एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस को लेके अलग अलग डिफाइन किया हुआ था उसी चीज़ को मैं क्या है कंपैरिजन के बेसिस पे यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर मैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच में अगर डिफरेंस देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ 5 टाइप के प्रोसेस देखे हुए थे और जो हमारे पास 5 टाइप के प्रोसेस थे इसमें ये जो 2 प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा लेके लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि आइसोथर्मल हमारा प्रोसेस क्या होता है, कब पॉसिबल है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं फोकस करूँगा ओनली आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, अगर आप आगे की ओर बढ़ेंगे जैसे थर्मोडायनेमिक्स के आगे अगर आप आइसोथर्मल इंटरनल कंबशन इंजन और पावर प्लांट की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि ये सब चीज़ें यूज़ होती है। कहाँ पर, जहाँ पर आपका मान लीजिए कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है या प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस कराने से क्या बेनिफिट होगा हमें और एडियाबैटिक प्रोसेस कराने से क्या बेनिफिट होगा, ये सब हम लोग क्या है जब फर्स्ट लॉ की तरफ मूव करेंगे तो ये सब चीज़ें हमको क्लैरिफाई होगी कि ये सब चीज़ों से हमें कैसे पॉसिबल होगा और हम लोग कहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जस्ट एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं और ये जो हम लोग बेसिक डिफरेंस देखने वाले हैं ये हम लोग आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच में देखने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए कि सबसे पहले क्या है, हम लोग मान लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस को समझ लेते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है तो फिर ये वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, बाकी देख लीजिए एक बार जैसा भी है। ये आपका देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वो पे बात कर रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस का, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस आपका है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब सीधा सीधा ये होता है क्या कि आपको जो टेम्परेचर मिल रहा है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है ये तो हमारा कांस्टेंट होगा ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस इज द थ्रू आउट द प्रोसेस। ये जो है आपका थ्रू आउट द प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप इसको समझिए तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ समझ में आएगा। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करूँ तो देखिए, मान लीजिए कि सपोज आपके पास कोई दो प्रोसेस हो रहे हैं। ये मान लीजिए कि सपोज आपका स्टेट 1 है और ये मान लीजिए कि आपका स्टेट 2 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेट 1 से 2 की तरफ मान लीजिए कोई प्रोसेस मूव कर रहा है और ये जो आपका है वो PV के बीच का है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जब ये प्रोसेस है, एक हम लोग दूसरा प्रोसेस कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि स्टेट 1 है आपका और ये आपका स्टेट 2 है और हम लोग प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। तो ये आपका मान लीजिए कि 1 से 2 तक ये भी प्रोसेस आपका 1 से 2 की तरफ मूव कर रहा है। अब अगर फ्रेंड्स हम लोग इस पोजीशन में देखें, ये मैं अभी आपको थ्रू आउट द प्रोसेस का क्या मतलब है ये मीनिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज जो हमारा टेम्परेचर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। जब ये आगे बढ़ा तो ये हो गया आपका 80 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया आपका 70 डिग्री सेल्सियस, फिर ये 80 डिग्री सेल्सियस मतलब बढ़ना स्टार्ट हुआ और फाइनली मान लीजिए आपका 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर है वो T1 इक्वल टू T2, मतलब आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तो सेम मिला हुआ है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि सपोज ये आपका T1 है, तो अगर मान लीजिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो आप इसके किसी भी पॉइंट पे चले जाएंगे तो आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलने वाला है। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपको टेम्परेचर है यहाँ पर भी आपको देखिए T1 इक्वल टू T2 ही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है ये आपका टोटली क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस है। मतलब ये जो आपका टेम्परेचर है क्या है आपका थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये अगर आपसे बोला जाए कि इसमें से कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास है ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। अगर आपसे आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेगा तो ये सेकंड वन वाला आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो पहला तो सर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्या कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट बोलना सफिशिएंट नहीं है, ये आपका इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगा और ये चीज़ आपको आगे जाके कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या डिफाइन करना है, आपको ये डिफाइन करना है क्या,
टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान आपका जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब अगर कोई प्रोसेस हो रहा है 1 से 2 या जो भी, तो आप उसके किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप टेम्परेचर को चेक करेंगे तो वहां पर जो आपको टेम्परेचर दिखेगा तो जो उसका इनिशियल और फाइनल है वो सभी के इक्वल होगा, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स, ये जो मैं आइसोथर्मल प्रोसेस बताया। तो अभी मैंने जस्ट आइसोथर्मल प्रोसेस के डेफिनेशन को क्लियर किया है। अब हम लोग देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कि मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल मैं कराना चाहता हूं, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस आपका कैसे पॉसिबल होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए आपका कोई सरफेस है, ठीक है। अब ये सरफेस पे क्या है, मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी है, ये आपकी कोई गाड़ी है और ये गाड़ी आपकी क्या है आगे मूव कर रही है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखिए कोई पर्सन अगर यहाँ पर मूव कर रहा है तो क्या होगा, डिपेंड करता है कि जब वो यहाँ पर मूव कर रहा है तो उसके पास जो वेलोसिटी है, अगर मैं उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करूँ तो वेलोसिटी किस तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकता है क्या, ये वेरी फास्ट मूव करे, मतलब जो हमारे पास जो इसका मूवमेंट है, ठीक है, जो इसके पास मूवमेंट है वो मूवमेंट आपका क्या है 3 पार्ट में कैटेगराइज हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है क्या वेरी स्लो मूव करे, दूसरा क्या हो सकता है आपका मीडियम स्पीड के साथ मूव करे, और तीसरा क्या हो सकता है आपको वेरी फास्ट मूव करे, मतलब ये आपको वेरी फास्ट मूव करे। अब देखिए इसमें आपके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी क्या होता है, कुछ भी प्रोसेस होते हैं, जब भी रिलेटिव मोशन हो या जो भी आपके मोशंस चलते हैं उसमें फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के कारण कहीं ना कहीं हीट जनरेट होता है, ठीक है। और अगर आपके जो प्रोसेस है जितना ज़्यादा फास्ट होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होने का मतलब हीट जनरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर मान लीजिए कि आपका प्रोसेस बहुत स्लो होता है तो वहाँ पर हीट जनरेशन कम होगा, तो उसके चलते क्या है फ्रिक्शन कम होगा तो हीट जनरेशन भी कम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दौड़ते हैं तो आप देखते हैं बॉडी में कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है जितना ज़्यादा आप मूव करते हैं अपनी बॉडी को उतना ही क्या होता है एनर्जी रिलीज करता है, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, जिसके चलते क्या होता है हमारा हीट जनरेट होता है। लेकिन जब हम लोग क्या है स्लोली मूव करते हैं तो उस केस में हमें पसीना वगैरह भी नहीं आता है, स्वेटिंग नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं बहुत कम होता है, जिसके चलते हीट जनरेशन जो होता है, ऐसा नहीं कि हीट जनरेशन नहीं होगा, हीट जनरेशन होता है, लेकिन जो हीट जनरेशन होता है वो सराउंडिंग के साथ क्या है बैलेंस करते हुए चलता है। अब देखिए हमारी बॉडी से पसीना कब आएगा, अगर मान लीजिए कि मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ तो क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 50-60 कंटिन्यू राइज होते चले गया, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या है बॉडी हीट को क्या करती है जनरेट करती है, और यही हीट हमारा सराउंडिंग में जाता है। लेकिन अगर हम लोग स्लोली मूव करते हैं तो उस केस पे भी क्या है फ्रिक्शन के कारण बॉडी में हीट जनरेट होता है, लेकिन जो हीट जनरेट हो रहा है ये आपका हीट क्या है सराउंडिंग के साथ बैलेंस करते चली जा रही है, और सराउंडिंग के साथ बैलेंस करने के लिए उसको टाइम मिल रहा है। अगर आप प्रोसेस को वेरी फास्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या है उस बॉडी को सराउंडिंग के साथ बैलेंस करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा मूवमेंट है क्या है 3 पार्ट में कैटेगराइज है। तो अगर देखिए आपका वेरी स्लो अगर मूवमेंट होता है तो इसके चलते अगर मैं बात करूँ फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन क्या होगा इसमें कम होगा, और फ्रिक्शन कम होने के कारण जो हीट जनरेशन है वो भी आपका क्या होगा, जो आपका हीट जनरेशन है ये भी आपका कम होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस पे बात करूं मीडियम पे, तो मीडियम के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रिक्शन और दोनों हीट जनरेशन क्या है आपका मिडिल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। वेरी फास्ट में क्या होगा आपका, ये जो आपके फ्रिक्शन की कहानी है ये आपका फ्रिक्शन बहुत हाई होगा, और फ्रिक्शन बहुत हाई होने के कारण क्या होगा आपका जो हीट जनरेशन है, हीट जनरेशन भी क्या होगा बहुत हाई होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब बताइए कि अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस को एग्जिस्ट कराना चाहता हूं तो प्रोसेस मेरा बहुत स्लो होगा कि वेरी फास्ट होगा, मीडियम की तो खैर बात ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर ये बॉडी यहाँ पर मूव कर रहा है और सपोज मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप इसके हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे तो आपको टेम्परेचर कितना मिलना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस मिलना चाहिए। तो अब अगर ये कंटिन्यू फास्ट मूव करेगा तो हीट जनरेशन ज़्यादा होगा, और हीट जनरेशन ज़्यादा होगा तो इस टेम्परेचर को सराउंडिंग में रिजेक्ट करने के लिए टाइम कम मिलेगा, तो जिसके कारण क्या होगा इस बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। तो
तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी को मूव कराते हैं वेरी स्लो, तो वेरी स्लो मूव कराने से क्या होगा, जैसे जैसे इस बॉडी में कम फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेशन भी कम होगा, और हीट जनरेशन कम होने के कारण क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो आपकी बॉडी है वो सराउंडिंग के साथ नॉर्मली इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो ये जो आपका 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी आपका 30 बनेगा, ये भी 30 बनेगा, ये भी 30 बनेगा, ये भी 30 बनेगा। तो इसके हर एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपको टेम्परेचर कितना मेंटेन हो जाएगा, अगर मैं इसके हर एक पॉइंट पे देखूं तो आपका जो टेम्परेचर है ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसके हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपका ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट कैसा होना चाहिए, वेरी स्लो मूवमेंट होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस को मूव कराना चाहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस को पॉसिबल कराना चाहते हैं, तो हमारा जो प्रोसेस है वो वेरी स्लो की कैटेगरी में चले जाता है। मतलब जितना ज़्यादा आपका प्रोसेस स्लो होगा उस प्रोसेस के आइसोथर्मल होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, मतलब उतना उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा सराउंडिंग के साथ बैलेंस करने के लिए, और उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपको टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग बात कर रही हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। और फ्रेंड्स दूसरा चीज़ जो मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस पे बात किया हुआ है, अगर मैं इस आइसोथर्मल प्रोसेस में देखूं तो क्या कहानी होगी, ये जो आपका चीज़ है आइसोथर्मल प्रोसेस में कहीं पर आपका फेस चेंज हुआ है, यहाँ पर कहीं पर अगर आप देखें तो फेस का तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, पहला चीज़ आइसोथर्मल प्रोसेस जो है टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस होना चाहिए, और ये प्रोसेस आपका कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका वेरी स्लो। और वेरी स्लो आगे हम लोग देखिए क्या लिख रहे हैं, कहीं पर यहाँ पर कोई फेस चेंज वाला कोई इशू आया ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरी स्लो ड्यूरिंग फेस चेंज कंडीशन, सॉरी सिंगल फेस कंडीशन, ड्यूरिंग सिंगल फेस कंडीशन, सिंगल फेस कंडीशन। तो ये जो आपका आया हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका कब आया हुआ है, ये आपका कंडीशन उस टाइम का है जब आपका क्या है सिंगल फेस कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपका क्या होगा, वेरी स्लो होगा ड्यूरिंग सिंगल फेस कंडीशन। और अगर मैं इस पे बात करूं फ्रेंड्स फेस चेंज कंडीशन को लेके, तो वो एक एक्सेप्शनल है, अपवाद की कैटेगरी में चले जाता है। देखिए फेस चेंज कंडीशन के साथ क्या चीजें होने वाली है, तो जैसे मान लीजिए फेस चेंज के लिए हम लोग कुछ फेस चेंज करा के देखते हैं कि हमारा क्या कैटेगरी दिखने वाला है। तो सपोज मान लीजिए कि फ्रेंड्स, मान लीजिए सपोज मेरे पास -20 डिग्री सेल्सियस है जो कि ये आइस रखा हुआ है, ठीक है, और इसको मुझे फाइनली कन्वर्ट करना है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। मतलब ये जो हमारे पास आइस है -20 पे, इसको 40 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसका कन्वर्जन देखेंगे तो कन्वर्जन इसका किस तरीके से दिखेगा, सबसे पहले क्या होगा, ये आपको बनेगा -20 डिग्री सेल्सियस आइस। इस कन्वर्जन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया हुआ है। यहाँ से फिर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद ये चले जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस किस फेस में, आइस के फेस में। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका चले जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस किस फेस में, वाटर के फेस में। और फिर अगर आप बात करेंगे तो आपको जो भी डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए, एक बार इसका फेस चेंज हो गया है तो अगेन ये 40 डिग्री सेल्सियस किस चीज में चले जाएगा, वाटर के केस में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका आइस है, ये भी आपका आइस है, ये आपका वाटर है, और ये आपका वाटर का फेस है। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम लोग इस पे बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यू क्या है, हीट लेता चला जा रहा है, मतलब हम लोग इसको क्या है कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखिए क्या होने वाला है। तो अगर मैं टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखूं तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो आपको क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमको दो तरीके से चेक करना है, क्या इसका इनिशियल और फाइनल बस है कि पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस आपका टेम्परेचर कांस्टेंट गया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर देखो शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब तक 0 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक इसके बीच में कोई भी आपका टेम्परेचर का चेंजेस नहीं होगा। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर दिख रहा है वो कांस्टेंट तो है और थ्रू आउट द प्रोसेस है। मतलब ये जो आपका पैरामीटर है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दिखा है, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट कैसा दिखा है, थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस। तो थ्रू आउट द प्रोसेस आपको क्या दिखा हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, ये
ठीक है। और नेक्स्ट अगर यहाँ बात करेंगे तो अगेन आपका क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेंसिबल हीटिंग होता है, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो सेंसिबल कूलिंग होता है। तो ये आपका सेंसिबल हीटिंग हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस में, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट मेंटेन है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीजिंग है। तो ये वाला जो आपका प्रोसेस है, ये वाला, ये ठीक है, ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सुनिए, ये जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है, ये बताइए, ये जो आपका प्रोसेस ये बहुत स्लो हुआ है कि वेरी फास्ट हुआ है? अगर मैं इस आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो वेरी स्लो हुआ है कि वेरी फास्ट हुआ है? तो अगर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इस पे बात करें तो आपको क्या दिखने वाला है, ये देखिए, अगर मान लीजिए कि एग्जांपल लीजिए, आप फ्रिज से आइस निकाल कर बाहर रखते हैं तो वो आइस क्या है, मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये बताइए कि जब आप फ्रिज से आइस निकालते हैं तो या तो आपको आइस दिखता है या आपको वाटर दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप क्या है, ड्यूरिंग फेस चेंज कंडीशन को आप उसको एज्यूम कर पाते हैं, इवन हमको पता भी नहीं चलता कि उसका फेस चेंज हो रहा है। अगर ये प्रोसेस मान लो, अब बताओ वो प्रोसेस स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है? अगर वो प्रोसेस वेरी स्लो या स्लो की कैटेगरी में जा रहा है तो इसका मतलब है कि अगर आप फ्रिज से आज आइस निकाल के रखे हैं तो उसका मेल्टिंग स्टार्ट होता 4 घंटे 5 घंटे या नेक्स्ट डे में। लेकिन वहां पर होता क्या है, ये हम लोग वाटर निकाल के, आइस निकाल के रखे और तुरंत वो वाटर में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका ये मतलब है कि जो ड्यूरिंग आइस, ठीक है, आइस जब मेल्ट होता है वाटर की तरफ तो इस बीच में जो आपका कन्वर्जन होता है, फेस चेंज होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो ये जो आपका फेस चेंज के लिए जो आइसोथर्मल है, तो पहला चीज यहाँ से जो हमारा फेस चेंज का प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये जो आपका प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आपका क्या होता है, वेरी फास्ट। तो ये जो आपका अगर फेस चेंज की बात करें तो ये आपका जो कन्वर्जन है, ठीक है, और इसका रेट ऑफ स्पीड है, ये वेरी फास्ट होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मुझे दो चीज समझ में आया है कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है, अगर मैं सिंगल फेज के लिए बात करता हूँ तो वो आपका क्या होगा, वेरी स्लो होगा। ये बिल्कुल इसको मार्क करके रखिएगा, ये आपको पूरा लास्ट तक, जब तक थर्मल पढ़ेंगे तब तक ये चीज़ आपको काम आएगा। और इसी चीज़ को आगे क्या है, रटना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए किसी पाइप के अंदर कोई गैस फ्लो हो रही है तो उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस एज्यूम करते हैं। तो डिपेंड करता है, इस चीज़ में लोगों को डाउट्स आते हैं, और जैसा जैसा डाउट्स आएगा उसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो अगर बात करते हैं वेरी स्लो कब होगा, सिंगल फेज कंडीशन पे, और यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट होगा कब, ड्यूरिंग फेज चेंज कंडीशन। तो यहाँ पर अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूँ तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपका क्या दिखने वाला है, जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है ये हमेशा आपको ये चीज़ मेमोराइज करके रखना है। क्या, अगर आपसे कोई भी कुछ पूछता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होगा तो उसमें सिंगल फेस वाला अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा अगर हमसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोले तो हमको हमेशा क्या बोलना है, इट इज़ द वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। और अगर उसमें फेस चेंज कंडीशन की बात आती है तब हम लोग वहाँ पर क्या मेंशन करने वाले हैं, वेरी फास्ट। तो ये जो हमने बात की है फ्रेंड्स, ये आइसोथर्मल प्रोसेस को है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को लेके। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ देखिए क्या कहानी होने वाला है। अगर हम लोग बात करें, ये जो अभी हमने बात किया ये आइसोथर्मल प्रोसेस को लेके बात किया है, और अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस को लेके तो देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, अब पहला चीज तो ये हम लोग समझ जाते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो इसमें देखिए सीधा सीधा अगर मैं इसके डेफिनेशंस की बात करूं तो इसमें आपको सीधा सीधा ये समझ सकते हैं क्या, हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये आपको कितना मिलेगा, तो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ये आपको मिलेगा इक्वल टू 0। तो मतलब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं डेल क्यू इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने यहाँ पर डेल क्यू लिखा हुआ है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे आगे। तो जैसा मैंने वर्क को बताया था कि पाथ फंक्शन होता है,
वैसे ही हम लोग जब आगे बढ़ेंगे फर्स्ट लॉ की तरफ तो वहां से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं, जहां से हमको ये समझ में आएगा कि जो हमारा हीट ट्रांसफर है वो भी कहीं ना कहीं पाथ फंक्शन होता है। तो खैर इस चीज को अभी याद नहीं रखना है, ये चीज सब हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बात क्या कर रहे थे कि हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा टोटली 0। अब इसको एक बार समझिए कि जो मैंने डेफिनेशन लिखा है और जो हमारे पास एग्जांपल्स होता है उसमें देखिए कितना आपको डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। मान लीजिए कि सपोज ये आपका क्या है, ये आपका कोई सिलेंडर, पिस्टन या कंटेनर ले लीजिए, ठीक है। आप क्या है, मान लीजिए इसको हीट किए हैं, तो हीट किए हैं तो क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सिस्टम डिफाइन करना है। तो नो डाउट अंडर वाला पार्ट जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है वो आपका सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है और आउटर पार्ट क्या कर रहा है, सराउंडिंग बिहेव कर रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बाहर की हीट है ये आपका क्या, सराउंडिंग की हीट अंदर नहीं जानी चाहिए, ये आपका। और दूसरा चीज जो आपका सिस्टम है उसकी हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब सराउंडिंग की हीट सिस्टम की तरफ मूव नहीं करेगी और सिस्टम की हीट सराउंडिंग की तरफ मूव नहीं करेगी। तो ये जो आपका प्रोसेस है क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा? हाँ बिल्कुल, ये प्रोसेस आपका क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर आपको 0 मिला हुआ है, तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। दूसरा केस फ्रेंड्स, लोग ज्यादा जाके कंफ्यूज होते हैं जो, उस पर देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि अगेन यहाँ पर ये हमारा सिलेंडर पिस्टन का, या मान लीजिए कोई कंटेनर है या सिलेंडर पिस्टन ही ले लेते हैं, इसके अंदर मान लीजिए कि अगर आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। खैर हीटिंग नहीं करते हैं, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस लेके चल रहे हैं। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि इसमें आपका जो ये पिस्टन है, ये पिस्टन का आपका मोशन है, ठीक है। तो पिस्टन का जो मोशन है ये कुछ आपका मूव कर रहा है। तो जब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इसके जो इनर वॉल है और जो आपका सिलेंडर का इनर वॉल और ये जो आपका पिस्टन है, यहाँ पर क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा, ये आपका फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व के कारण हीट जनरेट हो रहा है। तो अभी आपका जो हीट है वो कहीं ना कहीं सराउंडिंग में आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सराउंडिंग को हीट रोकने के लिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इंसुलेटेड। तो ये हमने क्या किया, इसको इंसुलेटेड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास फ्लूइड है और ये जो आपका आउटर जो आपका पिस्टन मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अंदर की हीट बाहर का क्या इंटरेक्शन है और बाहर की हीट का अंदर की तरफ क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इसको एक बार समझना है हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका फ्रिक्शन हुआ, इस फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, इंटरनल पार्ट पे हीट जनरेट हुआ। तो ये बताइए कि आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इस पे बात करूं तो ये बिल्कुल आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि आपको क्या डेफिनेशन दिया गया है, हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या ये बताओ, ये अंदर सिस्टम के अंदर हीट जनरेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए क्या अंदर सिस्टम की हीट बाहर निकल कर आई है, क्या नहीं आई है? और बाहर सराउंडिंग की हीट निकल कर सिस्टम की तरफ गई है, क्या नहीं गई है? तो आप सीधा सीधा यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि जो भी आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके साथ अंदर सिस्टम के साथ क्या हो रहा है कोई मैटर नहीं करता, सराउंडिंग के साथ हो रहा है क्या कोई मैटर नहीं करता। जैसे मान लीजिए आप एक रूम के अंदर हैं और उस रूम के अंदर मान लीजिए जो एयर है उसको अगर मैं सिस्टम कंसिडर करूं, तो आप उस रूम को बंद करिए और उसको चारों तरफ से इंसुलेशन करने के बाद उस रूम के अंदर आग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आग लगाने के बाद जो अंदर हीट जनरेट होगा, क्या वो हीट सराउंडिंग की तरफ जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि आपका चारों साइड वॉल क्या है, इंसुलेटेड किया हुआ है। और सराउंडिंग की हीट भी अंदर आएगी क्या? नहीं आएगी। तो यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो वो जो आपका प्रोसेस है वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये आपका हीट ट्रांसफर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये भी आपका प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैंने दोनों डायग्राम बनाया हुआ है, ये दोनों डायग्राम आपका क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस को शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ये आपका कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब आपका बॉडी बहुत स्लो मूव करे, मीडियम पे या फास्ट पे या तीनों कंडीशन पे। देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि फ्रेंड्स अगर ये हमारा, फिर से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई सरफेस है और इस सरफेस पे अगर बात करें तो फिर से क्या है, जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में गाड़ी चली थी उसी गाड़ी को हम लोग लेके आते हैं और इस बॉडी को अब हम लोग मूव कराते हैं। तो देखिए इस बॉडी को अगेन हम लोग मूव कराएंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन होंगे, वेरी स्लो, मीडियम और वेरी फास्ट।
तो मीडियम को तो अभी हम लोग कैटेगरी नहीं करते हैं, साइड रखते हैं। दो कंडीशन मान के चलते हैं, एक कंडीशन आपका क्या होगा, वेरी स्लो, और एक कंडीशन आपका क्या होगा, वेरी फास्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर आपका प्रोसेस बहुत स्लो होगा तो बिल्कुल ये क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण जो भी हीट जनरेट होगा ये इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करता चला जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए इस प्रोसेस को अगर मैं वेरी स्लो लिखता हूँ, वेरी स्लो करता हूँ, तो इसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, हीट जनरेट होगा, और जो हीट जनरेट होगा वो बिल्कुल क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्ट होता चला जाएगा। मतलब इसमें हीट ट्रांसफर कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन क्यों होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या प्रॉपर टाइम मिला हुआ है सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे को बैलेंस कर ले। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ क्या, कि अगर इस प्रोसेस को मैं वेरी फास्ट कर दूँ, मतलब इस प्रोसेस को अगर मैं वेरी फास्ट कर दूं तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि यहाँ पर बहुत फास्ट मूव करने के कारण कंटिन्यू, नो डाउट फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण हीट जनरेशन भी होगा, लेकिन उस हीट को सराउंडिंग के साथ बैलेंस करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। मतलब क्या होगा, सिस्टम अपनी हीट सराउंडिंग को दे ही नहीं पाएगी, और सराउंडिंग भी क्या होगा, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये प्रोसेस को वेरी फास्ट कराया जाए तो इस कंडीशन में चांसेस है क्या, कि आपको हीट ट्रांसफर टेंस टू 0 मिल सकता है। अब एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं बोला जा सकता, लेकिन टेंस टू 0 तो बोला जा सकता है। इसीलिए सिस्टम को अगर वेरी फास्ट, मतलब इन्फिनिटिव स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में ये भी बोला जा सकता है कि इसके अंदर हीट का जो इंट्रैक्शन हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो आपका टोटली क्या हो जा रहा है, नेग्लेक्ट हो जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा है ये हीट ट्रांसफर को लेके बात की गई है, और ये जो हमारा हीट ट्रांसफर है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको हीट ट्रांसफर 0 करना है, और हीट ट्रांसफर 0 करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वेरी फास्ट मूव करना चाहिए। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आया क्या, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं वेरी स्लो प्रोसेस होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं वेरी फास्ट होता है। अब ये बताइए फ्रेंड्स कि अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस को स्लो कराना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि अगर मैं इस प्रोसेस को स्लो कराऊं तो क्या ये पॉसिबल है कि ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये मैंने जो डायग्राम बनाया है विथ इंसुलेशन बनाया हुआ है। अगर मान लीजिए कि मैं ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन को अगर मैं सिलेंडर को अगर मैं इंसुलेशन कर दूँ, तो ये बताइए कि अगर मैं पिस्टन को स्लोली भी मूव कराऊँ तो क्या इसका हीट बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, और अगर मैं फास्ट मूव कराऊँ तो हीट वैसे भी नहीं जाना है। मतलब कुल मिला के ये जो प्रोसेस है आपका, पहला चीज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, पॉसिबल होगा, और ये प्रोसेस कब पॉसिबल होगा, जब आपका मूवमेंट कैसा होगा, वेरी फास्ट होगा। तो वेरी फास्ट में आपका एडियाबैटिक प्रोसेस पॉसिबल होगा। और दूसरा चीज, अगर मैं चाहता हूँ क्या कि ये जो आपका प्रोसेस है वेरी स्लो हो, तो विथ इंसुलेशन के साथ जो आपका प्रोसेस है ये आपका कैसा बन सकता है, स्लो, मीडियम और फास्ट की कैटेगरी में। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो आपका इंसुलेशन किया गया है, तो इस इंसुलेशन में अगर आप देखोगे तो जो आपका प्रोसेस है ये आपका स्लो भी मिल जाएगा, ये आपका मीडियम भी मिल जाएगा, और अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये आपका फास्ट भी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास कैटेगराइज है, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ हम लोग जो बात कर रहे हैं, किस प्रोसेस को लेके बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को लेके। तो फ्रेंड्स, अगर मैं फाइनली कंक्लूजन दूं आपको दोनों प्रोसेस के बीच में, तो देखिए सीधा सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो मैं आपको अभी कंक्लूजन दे रहा हूँ, इस कंक्लूजन को बिल्कुल अगर आप कहीं नोट डाउन तो कर रहे हैं तो ये चीज़ों को नोट डाउन तो करना है, लेकिन आप अगर एक कंक्लूजन कॉपी जो होता है फाइनली, जिसमें हम लोग फार्मूला वगैरह लिखते हैं, ठीक है, कॉपी ऐसा मेंटेन करना चाहिए जिसमें हमारा क्या है, जो भी हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं उस चीज़ को मेंटेन करें। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको क्लियर दिखेगी। एक आपका जो दिखेगा ये आपका प्रोसेस कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा, मान लीजिए बेसिक डिफरेंस कंक्लूजन के तौर पे लिख दे रहा हूँ, आइसोथर्मल, और एक जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस है ये हमारे पास है एडियाबैटिक। तो अगर फ्रेंड्स इसमें हम लोग बात करें तो इसमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में बात करते हैं। तो पहला चीज़ अगर हमसे बात करें क्या, ड्यूरिंग सिंगल फेज कंडीशन, पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, इसका अगर डेफिनेशन देखें तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आगे हमको क्या समझ में आएगा, ये थ्रू आउट द प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, इसको 4 बार अंडरलाइन कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको कंडीशन
आगे कंफ्यूज करेगा। अभी से मैं बता रहा हूं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। एडियाबैटिक के साथ देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, आपका हीट ट्रांसफर इक्वल टू 0 होता है, और हीट ट्रांसफर 0 होने का मतलब क्या है, नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपका कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होगा। आगे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, तो ये जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, वेरी स्लो प्रोसेस है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होगा, वेरी स्लो, ठीक है। और ये जो आपका प्रोसेस है एडियाबैटिक, ये आपका कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा वेरी फास्ट। तो जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा वेरी फास्ट प्रोसेस, ठीक है। आगे हम लोग देखिए बात करते हैं, अगर मैं बात करूं एक्सेप्शनल केस इसका, तो वेरी स्लो क्या है, सिंगल फेस कंडीशन में है। तो यहाँ पर ये आपकी जानकारी के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि ये जो आपकी बात हो रही है किसके लिए बात हो रही है, सिंगल फेस कंडीशन पे, लेकिन इट कैन बी वेरी फास्ट ड्यूरिंग फेस चेंज कंडीशन। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं क्या, ड्यूरिंग फेस चेंज कंडीशन, ये हम लोग ड्यूरिंग फेस चेंज कंडीशन, ये आपको प्रोसेस कैसा दिखेगा, फेस चेंज कंडीशन पे ये प्रोसेस आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा वेरी फास्ट, ठीक है। ये आपको प्रोसेस जो दिखेगा ये वेरी फास्ट दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ये तो आपका वेरी फास्ट नेचुरली है, ठीक है। विथ इंसुलेशन की अगर बात करूँ, विथ इंसुलेशन, तो विथ इंसुलेशन में क्या होगा, इट कैन बी स्लो, मीडियम और फास्ट। विथ इंसुलेशन इट कैन बी, क्या क्या मिल सकता है आपको, एक आपको मिलेगा स्लो, दूसरा आपको मिल सकता है क्या, मीडियम, और आपको क्या मिलेगा, और फास्ट, ठीक है। मतलब एक्सेप्शनल केस में आपको कैसा भी मोशन मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका आइसोथर्मल और ये जो एडियाबैटिक की कहानी चल रही थी। तो अगर हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल्स लेना चाहते हैं कि एग्जांपल्स हमारा क्या होगा, तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स के तौर पे बात की है, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स आगे ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोसेस है उसको हम लोग आइसोथर्मल कराने की कोशिश करते हैं। अब क्यों करते हैं देखते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो ये बताइए कि आप प्रैक्टिकली किसी प्रोसेस को चाहेंगे कि वो प्रोसेस आपका बहुत स्लो चले, आप किसी भी प्रोसेस को प्रैक्टिकली चाहेंगे कि प्रोसेस बहुत स्लो चले, मतलब जो काम आपका 1 घंटे में होना है, आप ऐसा चाहेंगे क्या कि वो काम को करने में 1 हफ्ते लग जाए, नहीं चाहेंगे। तो अगर आप बात करेंगे तो प्रैक्टिकली हम लोग आइसोथर्मल जो मिलता है प्रोसेस, उसको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आइसोथर्मल जाएंगे, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको आगे मैं दिखाऊंगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, इसमें बहुत कम फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है। तो लॉसेस कम होने के कारण क्या होता है, इसमें आपको ये सब जो चीज़ें दिख रही है, जो लॉसेस कम हो रहा है, सराउंडिंग के साथ क्या इंटरेक्शन कम हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है कि आप जितना इस पे एनर्जी दे रहे हैं, आप उसका मैक्सिमम अमाउंट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। लेकिन फिर भी हम लोग अगर इसको प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कराते हैं तो वहां पर क्या प्रॉब्लम होगा कि ये वेरी स्लो है, तो 1 घंटे का काम आपका जो है वो 1 दिन 1 वीक पे ले लेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या है, प्रैक्टिकली आइसोथर्मल चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करते हैं। बट थ्योरेटिकली बात किया जाए तो बहुत एफिशिएंट प्रोसेस हमको दिख रहा है, तो थ्योरेटिकली हम लोग आइसोथर्मल की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। और अगर एडियाबैटिक की बात करूँ तो नो डाउट वेरी फास्ट प्रोसेस है, तो अगर हमें प्रैक्टिकली मूव करना हो तो नो डाउट एडियाबैटिक की तरफ ही हम लोग मूव करते हैं। हालांकि इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट जनरेशन नहीं होता, लेकिन प्रोसेस के बाद क्या होता है, कंप्लीटली आपका हीट जनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस आपका क्या है, वेरी फास्ट है। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर आपका कोई प्रोसेस 1 घंटे में होना है, तो एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि वो 5 मिनट, 10 मिनट या 1 मिनट में भी वो वाइंड अप हो जाए चीज़ें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रैक्टिकली अगर बात किया जाए तो एडियाबैटिक हम लोग क्या है, प्रैक्टिकली मूव कराते हैं। अगर आपको कुछ एग्जांपल्स, आपने खैर हम लोग आईसी इंजन में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ऑटो जो साइकिल होता है उसमें हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, याद करिए।
जो हमारा ऑटो साइकिल है, डीजल है और जो ड्यूल साइकिल है, ये सब प्रैक्टिकली साइकिल है। तो ये जो प्रैक्टिकली साइकिल है इसमें हम लोग आइसोथर्मल, आप बताइए पहला चीज, इसको छोड़िए क्या होता है, आप बताइए कि उसमें आइसोथर्मल लेना चाहिए कि एडियाबैटिक लेना चाहिए। नो डाउट वो सब हम लोग क्या है प्रैक्टिकली जाके अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोसेस हमारा क्या चाहेंगे, बहुत फास्ट हो, और बहुत फास्ट होने का मतलब क्या है, वो प्रोसेस आपका कैसा जाना चाहिए, एडियाबैटिक। इसीलिए आपके जितने भी प्रैक्टिकली साइकिल है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, उस सब में क्या होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग मेंशन करते हैं। दूसरा चीज ये बताइए, कार्नोट साइकिल आपका प्रैक्टिकली साइकिल है, ये सब साइकिल हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। कार्नोट साइकिल हमने पढ़ रखा होगा, तो अगर कार्नोट साइकिल है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या वो, ये तो हमको पता होगा कि जो कार्नोट साइकिल है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आगे हम लोग कार्नोट साइकिल पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कार्नोट साइकिल के अंदर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि उसका जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस कंसिडर हुआ है, ये प्रोसेस आपका कंसिडर हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आप आइए स्टर्लिंग साइकिल हमने पढ़ेंगे आगे, स्टर्लिंग साइकिल भी पढ़ना है, एरिक्सन साइकिल भी पढ़ना है। ये सब साइकिल आपने क्या है प्रैक्टिकली नहीं सुना होगा, क्यों नहीं सुना है आपने, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हमारा प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे साइकिल, तो आपको जो कंफ्यूजन अगर होता होगा कि ऑटो साइकिल में एडियाबैटिक होता है कि आइसोथर्मल होता है, ये सब चीजें वहां पर तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। लेकिन उस चीज को जस्ट मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया है कि हमारे पास देखिए जो भी आप साइकिल देख रहे हैं और जितने भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं साइकिल, वहां पर कहीं आपको आइसोथर्मल नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।